Hello everyone. So let's start today's topic. So this is the fourth part of our ongoing lecture series of chapter 2. So electrostatic, the first part is electrostatic potential energy of a system of charges के वजह से हम लोग फाइंड करेंगे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी कि V का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस is defined as the total amount of work done in bringing the different charges to their respective position को लाएंगे from infinity लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। इन्फिनिटी से हम लोग जो कंसिडरिंग पॉइंट होगा, जिस पॉइंट में हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उसी पॉइंट को लाएंगे। तभी जितना भी वर्क डन होगा दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हो गए, एक होगा Q1 अनदर अगर Q2 होगा, इस दोनों चार्ज के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। सी, the first of all we have to consider 2 point charges Q1 and Q2 lying at point A and B. कुछ locations are R1 and R2 respectively. To find the electric potential energy these two charges system, we must mentally build the system starting with both charges infinitely far away and at rest. So first the charge Q1 is brought from infinity to the point R1. There is no external field against which work needs to be done. So work done in bringing Q1 from infinity to R1 is 0. तो पहले तो आप देखो, हम लोग एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि एक स्पेस में एक स्पेस डिफाइन करेंगे। पहले क्या होगा कि फर्स्ट हम एक चार्ज को लाएंगे इन्फिनिटी से टू द पॉइंट ए, यानी कि पहले हम Q1 चार्ज को लाएंगे इन्फिनिटी से टू द पॉइंट ए। तो पहले बताओ, जब हम Q1 को लाएंगे तो यहाँ पे कोई भी प्रकार का चार्जेस प्रेजेंट नहीं होगा। अगर चार्जेस प्रेजेंट नहीं होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगे तो इसको लाने में हमको किसी भी फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसी वजह से इस चार्ज को जब हम लाएंगे, यानी कि जब हम Q1 को स्पेस में लाएंगे और यू कैन से कि पॉइंट ए में लाएंगे, तो हमें किसी भी प्रकार का फोर्स के अगेंस्ट में काम नहीं करना पड़ेगा। इसी वजह से इसका जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट देखो, तो हमने अभी Q1 को पॉइंट ए में यहाँ पे लाएंगे और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, वो क्या हो जाएगा R1। वैसे ही देखो, V इज पोटेंशियल दैट हैज बीन सेट अप बाय Q1 एट द पॉइंट B वेयर Q2 इज टू बी प्लेस्ड। लेकिन याद रखो, जब हम Q2 चार्जेस को लाएंगे, Q2 चार्ज को लाएंगे फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट B, तब भी क्या होगा, यहाँ पे देखो पहले से Q1 चार्ज प्रेजेंट है, इसी वजह से एक इस फोर्स लगेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस चार्ज को जब हम लाएंगे तो तब भी हमको वर्क डन तभी 0 नहीं होगा, तब भी कुछ वर्क डन होगा, क्योंकि पहले से यहाँ पे Q1 चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसको याद रखना। तो यहाँ पे देखो, हम पहले निकालेंगे Q1 के वजह से पोटेंशियल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, K Q1 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस R1 हो जाएगा। ये डिस्टेंस आपको कितना गिवन है? अच्छा, अभी हम क्या निकालेंगे, दोनों के वजह से। देखो, दोनों के वजह से जब हम निकालेंगे, यहाँ पे Q1 पे A है, Q2 B पोजीशन पे है। तो देखो, पहले जब हम भी निकालेंगे, दोनों के वजह से निकालेंगे, यानी कि इसमें जो पोटेंशियल होगा वो VA होगा, इसमें जो पोटेंशियल होगा VB होगा। तो इन दोनों के वजह से जो टोटल पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो, V आपका क्या है, पोटेंशियल दैट हैज बीन सेट अप बाय Q1 एट द पॉइंट B।
where Q2 is to be placed. तो जब भी हम भी निकालेंगे, भी यहाँ पे देखो 1/4πε0 यानी कि k का वैल्यू, यहाँ पे Q1 और नीचे आपका RAB है। RAB इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। ठीक है, पॉइंट A एंड पॉइंट B के वजह से आपका आ गया कितना, ये वाला डिस्टेंस आएगा RAB, क्योंकि आपको पता है भी का जो इन जनरल पॉइंट चार्ज के वजह से जो फॉर्मूला होता है KQ/R। क्यू जिस चार्ज के वजह से पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे कंसिडरिंग पॉइंट पे, एंड दिस इज द डिस्टेंस। ओके, तो ये वाला आपका नॉर्मल जनरल फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये वाला आपका जो एक्सप्रेशन आया, ये वाला एक्सप्रेशन क्या आ गया, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। ये वाला Q1 चार्ज के वजह से हमने किस पे निकाला पोटेंशियल, एट पॉइंट B पे निकाला है, एट पॉइंट B, जिस पे B पोजीशन पे आपका कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, Q2 चार्ज प्रेजेंट है। तो ये वाला आपका आ गया पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट B। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया है RAB इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाय डेफिनेशन वी नो वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q2। अभी हमने Q2 को इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लाए हैं, तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा, वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, V इंटू क्यू। तो V का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और किस चार्ज को लाए हैं, Q2 चार्ज को लाए हैं इन्फिनिटी से पॉइंट B तक। यानी कि जो वर्क डन बनेगा, क्योंकि हमने बोला है पहले से चार्ज Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जब भी हम Q2 को लाएंगे B पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा, इसमें वर्क डन होगा। लेकिन जो Q1 को जब हमने ए पॉइंट पे लाए थे, तभी वर्क डन का वैल्यू आपका 0 था, क्योंकि देयर इज नो चार्ज, पहले से वहाँ पे किसी प्रकार का चार्जेस प्रेजेंट नहीं था, इसको याद रखना। तो जब भी हम Q2 को लाएंगे इन्फिनिटी से पॉइंट B तक, तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये वाले पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, चार्ज यानी कि कौन सा चार्ज को हम ला रहे हैं इन्फिनिटी से, दैट इज Q2। तो इसका जो फॉर्मूला आ गया, वर्क डन का जो वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई RAB। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखो, आपको पता है कि वर्क डन जो होता है, द वर्क इज स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि U के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जितना भी अमाउंट का वर्क डन होगा वो किसी प्रकार में स्टोर होगा सिस्टम में, यू के फॉर्म में, यानी कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी कि ये वाला आपका हो गया क्या, यू का एक्सप्रेशन। सो यू इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई RAB। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमने पहले ही पार्ट्स में देखा था। इन द एवर फॉर्मूला द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 मस्ट बी विथ प्रॉपर साइन। देखो, अगर Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव हुए, यानी कि ग्रेटर देन जीरो मतलब दोनों अगर पॉजिटिव होता है, देन पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगा। इट मीन्स दैट टू चार्जेस आर ऑफ सेम साइन, दैट मीन्स दे रिपेल ईच अदर, है कि नहीं, दोनों का सेम चार्ज होगा, यानी कि दो लाइक चार्जेस होंगे, तो दोनों दोनों को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। देन इन ब्रिंगिंग क्लोजर वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन, हम बोल सकते हैं, सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ जाएगा। तभी जो U का वैल्यू इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, व्हेन Q1 एंड Q2 बोथ आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर इन दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो वहाँ पे जब हम एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ दूसरे पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे होंगे, तो क्या होगा, दोनों में दोनों लाइक चार्जेस, यानी कि दो रिपेल करेंगे। यानी कि हमको जो वर्क डन करना पड़ेगा ना, वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन करना पड़ेगा। तो
वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यू आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कन्वर्सली इसका जस्ट ऑपोजिट केस आपका क्या है, इन सेपरेटिंग देम वर्क इज obtained फ्रॉम द सिस्टम सो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। अगर हम दोनों चार्जेस को अलग करेंगे, अगर सेपरेट करेंगे, वही लाइक चार्जेस का केस है, अगर सेपरेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तभी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट देखो इफ अगर Q1 ग्रेटर देन 0 बट Q2 इज लेस देन 0, देन क्या होगा, यानी कि एक पॉजिटिव होगा और एक दूसरा अगर नेगेटिव अगर हुआ, यानी कि ऑनलाइक चार्जेस के वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी आपका नेगेटिव आएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट केस आएगा ऑब्वियसली। इट मीन्स दैट टू चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट साइन, दे अट्रैक्ट ईच अदर, इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो डिक्रीज होगा, यू डिक्रीज हो जाएगा, इन ब्रिंगिंग देम क्लोजर, एंड इंक्रीज होगा जब हम उनको सेपरेट करेंगे। ये वाला केस आपका पूरा इसका ऑपोजिट केस है, पूरा इसका ऑपोजिट केस है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखो एक एग्जाम्पल, तो ये वाला आपका हो गया, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस होंगे तभी भी का एक्सप्रेशन क्या आएगा। ठीक है, तो वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आप लोगों ने देखा। एक एग्जाम्पल गिवन है, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट अ डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में गिवन है 0.53 एंगस्ट्रॉम। एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें निकालना है यू का वैल्यू, taking the zero of the potential energy at infinity separation of the electron from proton. Next, what is the minimum work required to free electron given that its kinetic energy in the orbit is half the magnitude of the potential energy obtained in I? Okay, पहले तो हम लोग I का वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट बिट का आंसर निकालते हैं। देखो यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स गिवन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे इज इक्वल टू द डिफरेंस इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इन्फिनिटी में कितना होता है, एंड जो भी कंसिडरिंग पॉइंट, उन दोनों के अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। बस इतना ही आपको हिंट्स गिवन है। देखो तो पहले तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है उसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है। तो यहाँ पे आप लोग देखो जो प्रोटॉन का चार्ज होगा वो पॉजिटिव में आएगा, बट मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में जस्ट नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 0.53 एंगस्ट्रॉम गिवन है। ठीक है, तो देखो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो यहाँ पे हिंट के हिसाब से हम लोग करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी में कितना है माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम में कितना है, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा, क्योंकि यही तो हिंट में गिवन था। देखो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो इन्फिनिटी में होता है वो हमेशा जीरो होता है, वो हमेशा जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे दो चार्ज, यानी कि ये 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम है। अभी हमने बताया कि अगर दो चार्ज प्रेजेंट होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अगर दो चार्ज सिस्टम होंगे तो यहाँ पे के का वैल्यू आएगा, यहाँ पे दोनों चार्ज आप लिखोगे, नीचे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिख दोगे। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम वही चीज करेंगे। यहाँ पे हमने के का वैल्यू, यहाँ पे दोनों चार्ज क्यू ई क्यू पी यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज, नीचे इन दोनों का डिस्टेंस यानी कि 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये आ गया के का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोटॉन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर रहेगा ऑब्वियसली एनर्जी है, यानी कि
जूल में आपका आंसर आएगा। ठीक है, आपको पता है हमने बताया था कि अगर जूल को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, है ना? तो जितना भी आंसर आपका जूल में आया उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको मिल जाएगा, जो कि है कितना? माइनस 27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट बीट पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मिनिमम वर्क required to free the electron given that its kinetic energy in the orbit is half the magnitude of the potential energy। जितना भी हमने potential energy निकाला फर्स्ट बिट में, उसका आधा हिस्सा क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तभी बोल रहा है कि मिनिमम वर्क कितना रिक्वायर होगा टू फ्री द इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। देखो, सेकेंड बीट में हम लोग क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि यहाँ पे आप लोग हाफ इंटू जितना भी अमाउंट का पोटेंशियल एनर्जी है इसको आप लिखोगे, कितना आ गया? 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे जो आपको गिवन था ओनली हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिवन था। देखो, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन यहाँ पे है, यहाँ पे एक माइनस साइन गिवन है। ये किस वजह से हुआ है? आपको पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो नेगेटिव हाफ ऑफ आपका होता है, किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, वो कहाँ से? ओनली फॉर किसके वजह, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। इसको याद रखना, हाइड्रोजन एटम के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि एक थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं वायरियल थ्योरम। का बोलते हैं वायरियल थ्योरम के वजह से, जो कि हायर क्लासेस में है। बट इसको याद रखना, इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। लेकिन क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ गिवन है क्या? कि ओनली हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बट आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज यहाँ पे आपको हाइड्रोजन एटम गिवन है, इसी वजह से यहाँ पे क्या आएगा? माइनस उसके साथ भी आएगा, जो कि एक पॉपुलर थ्योरम है, वायरियल थ्योरम। ओके, जो कि इसका डेरिवेशन पूरा आपको गिवन आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका हो गया, ये आपका आ गया किसका एक्सप्रेशन? काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। हमने v का वैल्यू यहाँ पे सॉरी u का वैल्यू डाला और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी। बट हमें पूछ रहा है कि मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। सो मिनिमम वर्क डन के लिए इसका मतलब आपका टोटल एनर्जी कितना आया? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल अगर आप करोगे, ये वाला काइनेटिक आ गया प्लस पोटेंशियल यानी कि दिस मच विथ साइन आपको लिखना है। तो इसका जो आंसर आ रहा है माइनस ऑफ 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, नेगेटिव में आ रहा है माइनस ऑफ 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे देखो, सो हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, अगर हम फ्री करना है तो इतना अमाउंट हमें लगेगा, मिनिमम इतना लगेगा। 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। टोटल एनर्जी आपका नेगेटिव में आ रहा है, अगर हमको फ्री करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उतना ही 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए। ठीक है, तो ठीक है ना, तो आपका टोटल एनर्जी ये आ गया। तो अगर हमको इसको फ्री करना है तो इसका एक्सप्रेशन ये आएगा। आप लोग हायर क्लासेस में देखोगे जो वर्क डन अगर हम निकालेंगे वो क्या होगा? जैसे हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे भी वही होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी आप लोग करोगे। लेकिन फाइनल एनर्जी हमें क्या चाहिए? आपको चाहिए कि फ्री करना है। किसको फ्री करना है? इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है।
देखो, इलेक्ट्रॉन का जो जब बाउंड है तब भी आपका इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी आपको कितना है, -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम उसको फ्री करेंगे, फ्री का एनर्जी कितना होगा, मस्ट बी जीरो हो जाएगा फ्री अगर करेंगे, यानी कि इस दिस इज द फाइनल स्टेट। हमें इलेक्ट्रॉन को बाउंड स्टेट से अनबाउंड स्टेट में लाना है, फ्री से सॉरी उसको बाउंड से फ्री करना है, अनबाउंड स्टेट में लाना है। तो अनबाउंड स्टेट आपको कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है ना। तो अगर उसको फ्री करना है तो पोटेंशियल फ्री एनर्जी जो फाइनल एनर्जी होगा वो दैट इज मस्ट बी जीरो, और इनिशियल एनर्जी ऑलरेडी कितना है, माइनस ऑफ दिस मच, माइनस ऑफ 13.58। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, माइनस ऑफ माइनस इट विल बी प्लस, सो दिस मच अमाउंट ऑफ मिनिमम वर्क डन विल बी रिक्वायर्ड। ओके, इसको याद रखना, बट यहाँ पे वैसे ही समझो, ये थोड़ा हायर क्लासेस का चीज़ हो गया। तो इसको वैसे ही समझो कि मिनिमम वर्क डन आपका कितना होगा, 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ आपको वर्क डन लगेगा टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, राइट। नेक्स्ट देखो, थर्ड बीट में आपको क्या पूछ रहा है कि what are the answers to 1 and 2 above if the zero potential energy is taken at 1.06 angstrom separation। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेंगे, अच्छा ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस मच सेपरेशन क्या हो जाएगा, वही रहेगा जो ये वाला, जो फास्ट बीट में आपको जो फास्ट बीट में जो गिवन था ना, कितना गिवन था एंगस्ट्रॉम, 0.53। अच्छा, 0.53 जो एंगस्ट्रॉम आपको गिवन था, अभी वो गिवन है कितना, 1.06 एंगस्ट्रॉम, बस इतना है। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, यू का एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे के का वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो दो पॉइंट चार्जेस है वो उसका वैल्यू आपको लिखना है, क्यू ई क्यू पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज। अभी इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना बताया गया है, 1.06 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻⁻10। ठीक है, तो बस इसको ही सॉल्व करना है। ओके, इसको ही सॉल्व करो। सो देखो 1.45 एप्सिलॉन नॉट, सारे के सारे यहाँ पे क्यू ई क्यू पी सारे के सारे वैल्यू को डालो, जूल में आंसर है, फिर से जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करोगे तो -13.58 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट 1.06 एंगस्ट्रॉम कितना आया, कि पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस 1.06 एंगस्ट्रॉम, माइनस अगर हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो पहले में था, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 13.58 जो कि ये वाला है, और पिछले वाले केस में आपका आंसर आया था माइनस ऑफ 27.16, यानी कि अगर इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दस ऑन शिफ्टिंग द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, वही रहेगा, एंड इट इज इक्वल टू 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो हमको मिनिमम वर्क डन का वैल्यू जो भी मिल रहा था 13.58, वही सेम यहाँ पे वैल्यू आ रहा है जब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को जो 0.53 एंगस्ट्रॉम में था, जब हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं 1.06 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे, तब भी आपका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, 13.58 सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, जो कि आपका सेकंड वाले जो मिनिमम वर्कडन वाले से में इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज में ध्यान देना है, वो थर्ड पॉइंट में जो आपको गिवन है ना, जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्या है इसका मतलब, यानी कि ऐसा पॉइंट जीरो पोटेंशियल एनर्जी किसको रेफर कर रहा है, कि रेफरेंस पॉइंट वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। ठीक है ना, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो हो जाएगा उसी रेफरेंस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे,
जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी बोल रहा है कि वो किस सेपरेशन में किस डिस्टेंस पे हो रहा है। अगर 1.06 एंगस्ट्रॉम में हो रहा है तब भी उसका आंसर हमने ये से निकाला, जो कि जो हमने निकाला था ना, जो सेकंड पॉइंट में सेकंड बीट में कैलकुलेट किए थे, उसी के साथ इक्वल आ रहा है 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि हमने वही तो वहाँ पे हमने क्या किया था, सेकंड बीट में उसको फ्री कर रहे थे, यानी कि जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपको जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, इसी वजह से इन दोनों का आंसर आपका इक्वल आया, बराबर आया। जो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ मिनिमम ऑक्टन लगेगा उतना ही यहाँ पे आ रहा था, ये वाला आ रहा है ना। इसको ध्यान देना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, अगर वी हैव 3 पॉइंट चार्जेस, अगर हमारे पास आप क्या होगा, अगर 3 पॉइंट चार्जेस होंगे तो क्या होगा। So electrostatic potential energy of system of 3 point charges. First, consider a system of 3 point charge Q1, Q2, Q3 having position vector R1, R2, R3 respectively from origin. तो यहाँ पे 3 point चार्ज सिस्टम गिवन है, Q1, Q2, Q3 तीनों का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन आपको R1, R2, R3। सो Q1, ये देखो ट्रायंगल के जैसे तीनों साइड्स होते हैं, इनके तीनों वर्टिसेस पे आपका तीनों चार्ज प्रेजेंट है, Q1, Q2, Q3। ठीक है, तो तीनों का आपको पोजीशन वेक्टर्स रेस्पेक्टिवली गिवन है, यानी कि Q1 का गिवन है R1, Q2 का गिवन है R2। अगर Q12 का निकालेंगे वो R12 आ जाएगा। सिमिलरली Q3 का आपका गिवन है R3, तो Q एंड Q3 का जो डिस्टेंस आएगा R13 आएगा। Q2 एंड Q3 के बीच का जो डिस्टेंस आएगा R23 आ जाएगा रेस्पेक्टिवली। देखो, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले पूरा स्पेस खाली होगा, यानी कि कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होंगे, तो पहले हम Q1 चार्ज को लाएंगे फ्रॉम इन्फिनिटी to this point. Okay, so to bring Q1 first from infinity to position R1, no work is required। जैसे हमने पहले वाले जो 2 पॉइंट चार्जेस में बताया था कि यहाँ पे पहले से कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं होंगे, तो जब भी हम Q1 को लाएंगे इन्फिनिटी से एट दिस पॉइंट और यू कैन से R1 पोजीशन पे, तो तब भी हमें किसी भी फोर्स के अगेंस्ट काम करना नहीं पड़ेगा। इसी वजह से जो W1 आएगा ड्यू टू Q1 दैट विल बी जीरो होगा। ओके, because we bring charge Q1 from infinity to a particular location where potential आपका कितना होगा, जीरो होगा। इसी वजह से आपका W1 आ गया कितना, जीरो। नेक्स्ट देखो, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, अगर हम Q2 को लाएंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजिशन R2, वो क्या हो जाएगा, W2। देखो W2, पहले तो R2 पोजिशन में अगर हम Q1 के वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, उसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे K रहेगा। Q1 के वजह से आप लोग निकाल रहे हो और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 होगा, R12 होगा, और आप लोग Q2 को अभी ला रहे हो। सो वर्क डन अभी क्या हो गया, K, और ये वाला आपका Q1 के वजह से पोटेंशियल इनटू आप Q2 चार्ज को ला रहे हो टू द पोजीशन R2, यानी कि ये नीचे वाला डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा, Q1 एंड Q2 के बीच का डिस्टेंस आएगा, जैसे हमने 2 पॉइंट चार्जेस के लिए वहां पे जैसे किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे W आ गया आपका क्या, Q2 इंटू V1 R2। इसका मतलब क्या है, R2 पोजीशन में V1 यानी कि Q1 के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। ठीक है, सो 1/4πε0 Q1 Q2 R12, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस R12। नेक्स्ट देखो, चार्जेस Q1 एंड Q2 प्रोड्यूस अ पोटेंशियल विच एट एनी पॉइंट P इज गिवन बाय, तो V12 दोनों के वजह से हम लोग जब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1/4πε0, ये वाला आपका आ गया Q1 प्लस Q2, Q1
R13 प्लस Q2/R23, यानी कि जब हम यहाँ पे थर्ड चार्ज को लाएंगे, तो वहाँ पे जब हम थर्ड चार्ज को लाएंगे तो वहाँ पे 1 और 2 ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। तो जब हम चार्ज 3 को लाएंगे तो 1 के वजह से एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाई K। Q1 एंड Q1 एंड Q3 के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है, R13 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है भाई Q1 R13 और ये K का वैल्यू, ठीक है। वैसे ही जब हम 3 को लाएंगे 2 के वजह से, तो 2 तो पहले से वहाँ पे होगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे R23, और इन दोनों में जो कॉमन है 1/4πε0 दैट इज टेकन आउटसाइड द ब्रैकेट। ओके, तो इसको याद रखना, ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आया, द चार्जेस Q1 एंड Q2 प्रोड्यूस करेंगे पोटेंशियल, क्योंकि ये दो चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब हम 3 को लाएंगे इन्फिनिटी से R3 पोजीशन पे, ये दो चार्जेस ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, तो वो प्रोड्यूस क्या करेंगे, पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे, विच एट एनी पॉइंट P पे। हो गया। अभी देखो नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन R3, ये वाला क्या, दोनों के वजह से पोटेंशियल, और यहाँ इस पे सिर्फ और सिर्फ आपको Q3 अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क डन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है। सो W3 आपका आ जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन पे आपको Q3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये वाला पोटेंशियल आपका दोनों के वजह से 1 और 2 दोनों चार्ज के वजह से, दिस इज द पोटेंशियल। जब आप Q3 को लाओगे तो सिर्फ और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन आपका मिल जाएगा। तो लॉजिक आप लोग समझ सकते हो कि ये वाला जब हम क्या वागडन जब हम निकालते हैं तो Q से V क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि V का फॉर्मूला ही है W/Q। तो अगर हम W निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना। ओके, नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे आपका आ गया क्या, Q3 इंटू ये वाला वैल्यू आपको यहाँ पे डालोगे तब भी आपका Q3 दोनों में मल्टीप्लाई सिर्फ हो जाएगा। नेक्स्ट अब जब हम टोटल वर्कडन निकालेंगे, टोटल वर्कडन कैलकुलेट करेंगे, तो तीनों चार्ज के वजह से जो वर्कडन, पहले वाले चार्ज के वजह से तो W10 आ गया, सेकेंड चार्ज के वजह से दिस इज द W2 एक्सप्रेशन, एंड थर्ड चार्ज के वजह से ये वाला एक्सप्रेशन, तीनों को ऐड कर दोगे तो टोटल वर्क डन आपका मिल जाएगा 3 पॉइंट चार्जेस के वजह से। सो द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट द गिवन लोकेशंस that is equal to the potential energy of the system is obtained by adding the work done in different steps। जो हमने निकाला है उसको तीनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का मिल जाएगा। सो यू आपका क्या आएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों को ऐड करोगे और तीनों में आपका जो चीज कॉमन है इसको टेकिंग आउटसाइड फ्रॉम द ब्रैकेट, यू विल लेफ्ट विथ this part and this part only. So this result can also be expressed in summation form में भी आप लोग इसको लिख सकते हो। summation यानी कि इसको ऐसे लिखना, दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म 1/4πε0 सम ऑफ, यहाँ पे देखो जो i का वैल्यू है वो 1 से 3 तक जा रहा है, यानी कि अगर हम i सम ओवर i इक्वल्स टू 1 to 3, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, यानी कि R12, अगर हम 1 को i लेंगे तो 2 को हमें j ही कंसिडर करना पड़ेगा। इसी वजह से सम ओवर i का वैल्यू 1 से 3 और j का वैल्यू भी 1 से 3 होगा, बट j इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे R11 के है क्या, R13 है क्या, नहीं, i j बराबर नहीं है, लेकिन i एंड j नॉट इक्वल होना चाहिए। और ऊपर आपका क्या है, QI QJ QI QJ QI QJ, नीचे RIJ है ना। अगर देखो, अगर आप लोग इसको यहाँ से देखो, ये आपका हो गया, दिस इज द समेशन फॉर्म और द कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ दिस एक्सप्रेशन
1/4 pi epsilon naught sum over I is equal to 1 to 3 sum over j is equal to 1 to 3 qj by rij and j not equal to I। इसका मतलब अगर इसको हम ओपन करेंगे, देखो 1/4 pi epsilon naught एज इट इज क्यू, अगर मैं आई को 1 यहाँ पे पुट करोगे तो क्यू को 2 पुट करना एंड दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, तो R12 आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगी Q1, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा और नीचे R13 करस्पॉन्डिंगली आ जाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे 2 पुट करोगे और यहाँ पे 3 पुट करोगे तो R23 हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना कि आई जे से बराबर होना नहीं चाहिए एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर 3 पॉइंट चार्जेस के वजह से, है ना। नेक्स्ट देखो, due to the conservative nature of electrostatic force, the value of U is independent of the manner in which the configuration is assembled. So if we write the distance Ri minus Rj mod as Rij, the above equation may be expressed as for a system of n point charges। देखो हमारे पास तीनों चार्जेस प्रेजेंट थे, अगर हम n पॉइंट चार्जेस के वजह से निकालेंगे तो 3 के जगह पर n आ जाएगा, यानी कि जो u का एक्सप्रेशन होगा वो 1/4 pi epsilon naught सम ओवर जो था i इक्वल्स टू 1 to 3, ये 3 कन्वर्ट हो जाएगा n पे। सिमिलरली सम ओवर j इज इक्वल टू 1 to 3 जो था यहाँ पे भी n आ जाएगा। ठीक है, एंड क्यू आई क्यू जे आर आई जे एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे भी वही चीज आएगा, j नॉट इक्वल्स टू आई, j नॉट इक्वल्स टू आई। ठीक है, सो दिस इज फॉर n पॉइंट चार्जेस सिस्टम के वजह से। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपका आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो ये चीज़ यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका यू होता है सिस्टम का, वो डिपेंड किस पे करेगा? ओनली द फाइनल अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस के ऊपर। तो चार्जेस का फाइनल अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन द पाथ और मेथड यूज टू असेंबल देम। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा और जिस मेथड में हम मेथड यूज करके हम उसको असेंबल किए हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इट ओनली डिपेंड ऑन द पाथ पे डिपेंड करेगा। ओके, नॉट ऑन द वे द चार्जेस वेर अरेंज्ड, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखो आर आई माइनस आर जे का मॉड, इसको आर आई जे लिखा गया है, यानी कि ये वाला R1 माइनस अगर हम R2 का मॉड लिखेंगे, इसको हम R12 सिंपली लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड R12। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द total amount of work done in assembling all the charges at the given position from infinity। So ये वाले एक्सप्रेशन u इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught सम ओवर आई सम ओवर j क्यू आई एंड यहाँ पे आ गया आपका वी जे। ये वी जे कहाँ से आया ना, वी जे आपका ये वाला जो एक्सप्रेशन है इंस्टेड ऑफ दिस आपका वी जे है। देखो ये जितना भी एक्सप्रेशन है आपका आ गया सम ओवर j 1/4 pi epsilon naught qj by rij। दिस इज द पोटेंशियल एट rj ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस के वजह से। तो इंस्टेड ऑफ दिस होल थिंग आप क्या लिखोगे, वी जे ओनली, राइट। वी जे मतलब अगर देखो ये जे आई से अगर आपको दिस आर द डॉमी वेरिएबल्स है ना, तो इसको अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, इसको इसको खोल दो। इसको हम कैसे ओपन करेंगे, लेट सपोज मान लो कि j का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 4 तक है, 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, अच्छा, एंड i का मान लो वैल्यू कि 1 से लेकर 3 तक है, 1 से लेकर 3 तक है। तो देखो
इसको अब हम कैसे लिखेंगे? अगर मैं इस वाले को ओपन करूँगी वीजे, वीजे मतलब कि इन चारों चार्ज की वजह से यहाँ पे वीजे आएगा। इसको ओपन करेंगे तो के यहाँ पे आएगा। क्यूजे मतलब Q1 डिवाइडेड बाई RIJ। RIJ मतलब कि IJ में बराबर होना चाहिए। जब हम Q1 लेंगे तो यहाँ पे 1 2 आ जाएगा ऐसे करके। 1 2 मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए, क्योंकि J का दोनों ये J का वैल्यू है ना 2 2 और ये वाला 1 हो गया। लेट्स सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ I। वैसे अगर हम यहाँ पे 2 के वजह से निकालेंगे, यहाँ पे के क्यू 1 अगर आप लोगे तो यहाँ पे 2 1 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला J का एक्सप्रेशन दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ J एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ 1, सॉरी आई का एक्सप्रेशन। इसको याद रखना। तो बेसिकली वो क्या किया है, 1/4πε0 ये वाला जे का एक्सप्रेशन और यहाँ पे जो गिवन था क्यू जे डिवाइडेड बाई RIJ, इस पूरे जगह पर उसने सिंपली वी जे का वैल्यू ऐसे करके डाल दिया है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। और ये वाला एक्सप्रेशन भी आपका सही है, इसकी जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड वी जे का एक्सप्रेशन जो होगा, वी जे यानी कि पोटेंशियल एट आर जे यानी कि जैसे हम R1 R2 R3 बोल रहे हैं ना पोजीशन वेक्टर, वही ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, बाकी चार्जेस के लिए। नेक्स्ट देखो, सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसका जूल में होगा एंड कन्वीनियंट यूनिट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन विथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ओके ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी का जो भी आपका एग्जाम्पल्स वगैरह है और नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।